हेलो एवरीवन। मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सक्षम होंगे क्योंकि ड्यू टू द कोरोना फिर से शैक्षणिक संस्थानों पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तो पक्का कहा जा सकता है कि दिक्कतें हैं आप सभी को। मजबूरन घरों में आपको खुद ही पढ़ना पड़ रहा है, खुद ही स्टडी करनी पड़ रही है, सब कुछ है ना। तो खैर, और इसी दौरान आपके मेंस और एग्जाम भी लगे हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। चले, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना होगा, इसी का नाम लाइफ है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं आज के लिए, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं पजल नंबर 3, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, इससे पहले मैं 2 पजल्स ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूं, दैट इज पजल 1 एंड पजल 2। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप ऑलरेडी पहले चेकआउट कर चुके होंगे। सी, पजल्स के ही सेक्शन को मैंने क्यों चुना, क्योंकि हम जानते हैं कि पजल का ही मेन गेम होता है इन द केस ऑफ मेंस, राइट। 15 से 20 नंबर की आपको पजल्स देखने को मिल जाती हैं इन द सेक्शन ऑफ मेंस, राइट। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं मेंस को, तो आपको इस हर्डल को तो एटलीस्ट क्वालिफाई करना ही होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। खैर, चलिए, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं एंड बात करते हैं। जैसा कि मैं जनरली अभी देख भी रहा हूँ और इससे पहले भी मैं हमेशा इस चीज़ के लिए बात करता रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो गलती करते हो ना, अब तो कम से कम इन गलतियों को, ये जो अभी आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, उनसे सुधारो। क्या मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की जो डिमांड रहती है वो क्या रहता है, उनके दिमाग में पहले से प्री सेट एक डिफॉल्ट रहता है कि वो पहले प्री के लिए तैयारी करेंगे। पहले प्री के लिए तैयारी करेंगे 1 बाय 1, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर मेंस के लिए, राइट और नॉट। तो देखिए, ये जो माइंड सेट है ना, इसको आपको चेंज करना होगा और आपको डायरेक्टली पहले से ही, पहले दिन से ही आपको तैयारी करनी होगी मेंस की। अब आप कहेंगे सर एकदम अचानक से हमने अभी कुछ सीखा नहीं और मेंस के लिए तैयारी। प्यारे बच्चों, इसमें मेंस और प्रीलिम्स ये आपके दिमाग में रहता है अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखते हो। सिर्फ आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को फोकस में रखो कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, कोई बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको जरूर करो। क्योंकि अगर जब आप बड़े क्वेश्चंस को कर लेते हो ना, तो छोटे क्वेश्चंस और प्रीलिम्स लेवल वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑटोमेटिक उसमें हो जाते हैं। आपको पता है कि प्रीलिम्स में जनरली हमारे पास 8 से 10 लाइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो 15 से 30 तक चले जाती हैं ये लाइंस, राइट। तो दिक्कत क्या है, पजल यहाँ भी है, पजल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशंस थोड़ी कम होती हैं, यहाँ इन्फॉर्मेशंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जब यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होती हैं, मान लीजिए कि आप 8 से 10 या 10 से 12 लोगों को आप बिठा सकते हो किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, वहीं पर आपको 7 लोग या 8 लोग बोले जाएं या 6 लोग बोले जाएं, तो इनको तो और आसानी से बिठा सकते हो अरेंजमेंट में। आया ना, चाहे वो बिल्डिंग की बात हो, चाहे वो सर्किल की बात हो, चाहे लीनियर बात हो, चाहे मंथ्स लेवल की बात हो। तो ये सब सिनारियोज आपको खुद ही पहले से दिमाग में ये सब सारे जो फैक्टर्स हैं वो सेट करने होंगे, ठीक है। और एक और चीज आप आजकल देख रहे हो करंट में, जो कि मैंने आपको अभी समझाया भी था कि भाई अब तो सुधर जाओ, देख देख करके करंट लाइव एग्जांपल्स को। कैसे, प्रीलिम्स का जैसे ही रिजल्ट आता है, साथ में ही एडमिट कार्ड आ जाते हैं और बस 7 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको आपका मेंस एग्जाम देखने को मिलता है। तो आपको तैयारी करने का मौका कब मिलेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कुछ नहीं मिलने वाला। आपका जो टारगेट है वो प्रॉपरली और प्रॉपरली क्या होना चाहिए, मेंस होना चाहिए। इसीलिए आपको अच्छे लेवल के टारगेट जो बनाने होंगे और उनके हिसाब से आपको वर्क करना होगा। तो आज से पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी अगर बड़ी पजल दिखती है तो आप उसे ड्रॉप नहीं करेंगे। बड़े लेवल की क्वेश्चंस मिलते हैं, आप ये नहीं सोचेंगे इसमें समय ज़्यादा लग रहा है तो इसे ड्रॉप कर दीजिए, ये मैं नहीं करूंगा एग्जाम में। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको एग्जाम में प्रॉपर टाइम मिलता है जब मेंस एग्जाम के लिए आप कर रहे होते हैं। मेन कंसर्न है कि आपको वो पजल लगा पा रहे हैं, आप वो पजल लगा पा रहे हैं अथवा नहीं, आप उस तरीके की सोच रख पा रहे हैं या नहीं, आप इतने लोगों में टैकल कर पा रहे हैं उनको, नहीं इन्फॉर्मेशंस को फैच कर पा रहे हो या नहीं। ये सारी चीज़ें आपके लिए मेंटेन है, आपको इन पर ध्यान देना है। यही आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है फ्रॉम माय साइड, राइट। सो चलिए, इन चीज़ों के बारे में भी बात करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सीधा चलता हूँ अपनी पजल के पास, और ये है हमारी बेहतरीन पजल, एक बहुत बेहतरीन पजल
मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इस पजल को लगाएँगे तो उसके बाद डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपके चेहरे पे स्माइल होगी अगर आप ये क्वेश्चंस लगा पाते हैं। और अगर ये पजल आपसे नहीं लगती है तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा महसूस होगा कि भाई अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखना बाकी है। डिमोटिवेट मत होइए, पजल नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पजल को लगाना सीख तो सकते हो। अगर सपोज़ करो मैं इस पजल की बात करता हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है? और आप ये पजल को देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है? अब ये ट्रांसफ़र हो गया आपके पास, आप अच्छे से उस चीज़ को समझोगे तो कहीं न कहीं अब ये पजल आपको अगर आगे दी जाए, तो आप इसे लगा पाओगे या इससे रिलेटेड पजल आपको दी जाए तो कहीं न कहीं लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? ऑब्वियस, क्योंकि आपने आता नहीं था, लेकिन उस चीज़ को सीख लिया। दैट इज़ द मेन मोटिव, राइट? सो चलिए इस बेहतरीन पजल की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बहुत कम ही इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है, बकाया सिर्फ ये 4 लाइन की इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट? सो चलिए देखिए सबसे पहला काम ये करिए, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें आप पहले सीधा-सीधा वीडियो देखना शुरू कर दें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस पर्टिकुलर पजल को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ से, लेकिन चूंकि मैं तो वेट तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि आप ये पजल कब लगाएंगे, तो मैं सीधे सीधे यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। आप इस पजल को कंफर्म करिए कि आप इसे लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं चुपचाप से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और फटाफट से इस पजल को देखते रहो, ठीक? चलिए बात करते हैं इस पजल के लिए। तो यहाँ कहा गया है 16% sit in 4 linear rows as given in the figure। तो देखिए यहाँ पर 16 कैंडिडेट हैं, 4 कतारें हैं, और ये 16 कैंडिडेट को आपको इन 4 कतारों में बिठाना है। और ये जो इनका अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार, ये फिगर ऑलरेडी आपको मेंशन होगा, तो उन्होंने बोला भी है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ बैठे हैं, ठीक है? ये कितने कैंडिडेट हैं? 16 कैंडिडेट। रो कितनी है हमारे पास? 4 रो है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े तो आगे कहा गया है ओनली दोज पर्संस हु हैव देयर नेम्स स्टार्टिंग विद द अपोजिट लेटर्स फेसेस ईच अदर। यानी कि केवल वे व्यक्ति ही, ओनली केवल वे व्यक्ति ही जिनके स्टार्टिंग के जो नाम है ना वो अपोजिट लेटर से अगर शुरू होते हैं तो केवल वही लोग एक दूसरे को फेस कर सकते हैं, फेस ईच अदर, ओनली केवल वही कैंडिडेट। इसका अर्थ क्या है? देखिए, चूंकि जैसा कोई आपके पास सपोज करिए कोई लेटेस्ट पैटर्न या नया टाइप का क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखिए आगे एक्सप्लेन भी किया गया एग्जाम्पल के तौर पर, क्या इफ ए सिट्स इन फोर्थ रो, यानी मान लीजिए ए जो है वो फोर्थ रो में बैठा है फेसिंग साउथ, यानी कि वो साउथ फेस करके बैठा है, लेट्स से कि यहाँ बैठा है, ठीक है? देन ओनली जेड कैन सिट अपोजिट टू ए इन रो 3, यानी कि तब इसके अपोजिट में केवल जेड ही बैठ सकता है और रो 3 में फेसिंग नॉर्थ, और ये नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठेगा, राइट? सो यहाँ पर आगे कहा भी गया है कि मीन्स ए एंड जेड आर फेसिंग ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर ए और जेड ही एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यही इन्होंने यहाँ पर मेन लाइन में कहा था कि ओनली दोज कैंडिडेट जिनके नाम अपोजिट लेटर से स्टार्ट होते हैं वो ही केवल एक दूसरे को फेस कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ भी अपोजिट होंगे एक दूसरे के, यहाँ भी अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट, ये भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मीन्स ये सारे कैंडिडेट अपोजिट होंगे, ठीक है? आगे कहा गया है एंड रेस्ट 4 पर्सन्स, यानी कि बकाया 4 कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर ऐसे 4 कैंडिडेट आने वाले हैं जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। देखिए हर एक लाइन का ना मीनिंग आपको बहुत ज्यादा एडवांस पता होना चाहिए, उसके बारे में और एक्स्ट्रा तथ्य पता होने चाहिए। अब चूंकि यहाँ इन्होंने बोला एंड रेस्ट 4 मीन्स बकाया 4, कौन से बकाया 4? इन फेसेस वाले कैटेगरी से जो बाहर वाले कैंडिडेट होंगे वो बकाया 4 कैंडिडेट, ठीक है? एंड rest 4 persons who sit at corners of row 1 and row 4 are MDYQ, यानी कि ये जो पर्सन्स हैं, रेस्ट 4 पर्सन्स जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं, कहाँ? रो 1 और रो 4। रो 4 ये है एंड रो 1 ये है, इनके कॉर्नर्स पर, यानी कि ये कैंडिडेट और ये कैंडिडेट, साथ में ये और ये, यानी कि ये 4 कैंडिडेट कौन है? ये MDYQ है। क्योंकि देखिए ये किसी को फेस नहीं कर रहे हैं, बकाया ये दोनों आपस में फेस कर रहे हैं, ये इसको फेस कर रहा है, ये ऊपर फेस कर रहे हैं, ये आपस में फेस कर रहे हैं, ये भी आपस में, ये भी आपस में, और ये आपस में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ केवल 4 ही कैंडिडेट हैं जो आपस में फेस नहीं कर रहे हैं, और वो 4 कैंडिडेट कौन कौन है? दैट इज MDYQ। क्लियर? तो यहाँ तक इंस्ट्रक्शंस आपको समझ आ गई होंगे, ठीक? यहाँ से आगे मेन इंफॉर्मेशंस बोली गई हैं, दैट इज व्हाट E is the only neighbor of D who does not face north, यानी E इकलौता पड़ोसी है किसका? D का। तो देखिए
इस लाइन को हम आगे शॉर्टकट में रख लेते हैं। ई इज द ओनली नेबर ऑफ डी, यानी ई जो है ये पड़ोसी है किसका, डी का। ई और डी कैसे हैं, पड़ोसी हैं, मैंने कुछ शॉर्टकट लैंग्वेज में से रखा। आगे कहा गया था हु डज नॉट, हु हमेशा लास्ट पर्सन को डिफाइन करता है, दैट मीन्स डी डज नॉट फेस नॉर्थ, यानी कि डी जो है वो नॉर्थ फेस नहीं कर सकता। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हमने जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी उसको कॉपी आउट कर लिया। अब चलिए सबसे पहला काम ये भी कर लेते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट दिया है उसको हम कहीं ना कहीं ड्रॉ करके रखेंगे ना, तो उससे पहले सबसे पहले सिटिंग तो बना लें। चलिए, तो हम बनाते हैं सिटिंग्स, यानी कि हमारे पास हैं आ, ये 4 रो, ये रो 4 थी, ये रो 3 है, ये रो 2 होगी, और ये रो 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स की बनावट है ये कुछ ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं दोनों कॉर्नर वाले कैंडिडेट, एंड ये जो पर्सन्स हैं ये मिड की तरफ यानी कि डाउन साइड, ये साउथ देख रहे हैं और ये नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक, अब हमें जस्ट इनके इधर ही कुछ कैंडिडेट बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो मैं बस फिगर को कॉपी करके यहाँ पर इन सेटिंग्स को बना रहा हूँ जो फिगर में हमें प्रोवाइड की गई है। ए एंड कुछ इस प्रकार हमने प्रॉपर वे में इस फिगर के जो पर्सन्स थे, जो कंडीशंस दे रखी हैं, हमने उनको कॉपी करते हुए बस ये फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि हम मेंस के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके डबल केस हमें इनिशियली लेने पड़ेंगे। आप ये जानते हैं प्रीलिम्स में तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप सीधा सीधा एक सिंगल पॉसिबिलिटी में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ मेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यानी कि आपको एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज तो बनानी होंगी, और पॉसिबिलिटीज से डरना किस बात का, पॉसिबिलिटीज तो आपके आंसर करने के लिए हेल्प करती हैं, राइट और नॉट। सो चलिए फटाफट से ये हमने जो हमें टर्म्स दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग सेटअप बना लिया। नाउ वी आर जस्ट फ्यू सेकंड पीछे हैं बस इंफॉर्मेशन फिल करने के। ओके, सो मैं लगभग तैयार कर चुका हूँ, रेडी हूँ विद द फिगर, एंड दिस पर्सन इज फेसिंग both of them and this is this person। ठीक है, ओके। सो हमने अभी पहले लिखा है कि डी और ई क्या है, पड़ोसी हैं, और ये नॉर्थ की तरफ नहीं देखता है, कौन, डी। ओके, आगे की इंस्ट्रक्शन देखें तो आगे की इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स। आई और सी भी क्या है, ये इमीडिएट नेबर्स हैं, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे रखा, आई और सी इमीडिएट नेबर्स हो गए। आगे अगर बात करें तो आगे कहा गया है वी एंड आई डू नॉट सिट इन द सेम रो। ओके, तो जो वी और आई हैं ये सेम रो में नहीं बैठेंगे, मीन्स ये दोनों पड़ोसी हैं, इसी रो में हमें कौन देखने को नहीं मिलेगा, वी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि हम यहाँ रख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, ये सेम रो में नहीं है, राइट और नॉट। तो इसको हमने यहाँ पर कटअप कर दिया। ओके, तो इस प्रकार की शॉर्टकट को भी खुद ही समझना होगा और खुद ही अच्छी अच्छी शॉर्टकट्स बनानी होंगी, सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डेफिनेट पता रहे और उसको आप छोटे से प्लेस पर रख पाओ, यानी कि छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस में उसे डिफाइन कर पाओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है Q सिट्स जस्ट राइट ऑफ C। Q कहाँ बैठा है, जस्ट राइट ऑफ C, यानी C के इमीडिएट राइट में बैठा है कौन, Q। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये शॉर्टकट की भी एक अलग ही महिमा है। जब मैंने ऐसे लिखा था I और C को, तो मैंने ये आई और सी के साथ में एरोज को दोनों तरफ यहाँ पर मेंशन किया था, यानी कि ये कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने सी के राइट में क्यू को लिखा है, तो सी के राइट में क्यू को लिखा है, यानी कि ये कंफर्म है। सी के तो इस तरफ मैंने एरो नहीं बनाया, इस तरीके का एरो नहीं बनाया है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये सी और क्यू पड़ोसी हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इधर रखा है, इट मीन्स सी के राइट साइड ही और इमीडिएट राइट साइड ही कौन हो सकता है, क्यू हो सकता है। हाँ या ना, तो ये शॉर्टकट बहुत मायने रखती हैं। चले आगे बढ़ते हैं। के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। अब के कहाँ है, जी के राइट में सेकंड है, ए है जी के राइट में सेकंड, ए कहीं पर हमें रखना है, जी के राइट में सेकंड रखना है, हमने इसको भी शॉर्ट रखा। के एंड एच आर नॉट इन द सेम रो, और जो के और एच है ये भी सेम रो में नहीं है, यानी कि जहां पर के आएगा उस रो में आपको एच नहीं रखना है। ठीक, तो ये भी हमने कटअप कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एंड द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ टी। यानी एम के लेफ्ट में जितने कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं हो सकता है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जल्दी पढ़ लेता हूँ क्योंकि रीजन है आदत, यही तो आदत मैं आपसे चाहता हूँ।
है ना? कि बस लाइन को पढ़ें फटाफट से, हमें तुरंत समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा होगा। एक स्टेप आगे देखिए, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। द नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि लोगों की जितनी संख्या, सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में, एम के कहीं ना कहीं लेफ्ट में देखने को मिलेगी, इज सेम, यानी बराबर है, एज द नंबर ऑफ पर्सन्स, उतनी ही संख्या में लोगों के, सिट टू द राइट ऑफ टी, तो टी के राइट में बैठे हैं। राइट, देखिए यही मैंने रखा था, और यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है। समटाइम्स क्या कहते हैं कि ये एक कम है एक ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे -1 +1 ऐसे ऐड कर लेते हैं। यानी शॉर्टकट आपकी कंफर्म होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार, खुद ही ना समझ पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, एंड एक और जो मेन इंफॉर्मेशन थी, ये कि एम डी वाई क्यू, ये चार कॉर्नर्स पर बैठे हैं। कौन कौन है ये? एम डी वाई क्यू। ठीक, तो ये हमारे पास अभी तक इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर है। अब आपको उन्हीं केवल, देखिए 1 2 3 4, इन टोटल चार इंफॉर्मेशन से 16 कैंडिडेट्स को बिठालना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डी एंड ई क्या है? पड़ोसी हैं। राइट, अब हमें पता है कि डी कहीं ना कहीं इन चार कॉर्नर्स में से कहीं आना है, हाँ या ना? लेकिन साफ तौर पर यह भी कह रखा है कि डी नॉर्थ नहीं देखेगा। डी नॉर्थ नहीं देखेगा, इट मीन्स डी यहां नहीं हो सकता और डी यहां नहीं हो सकता, हाँ या ना? यही हमारे पास चार केस थे जहां पर डी हो सकता है, इतना तो पता है। लेकिन इन दोनों जगहों पर डी के लिए मना कर दिया, क्योंकि डी नॉर्थ नहीं देखेगा। मीन्स वी हैव टू पॉसिबल सिनेरियो फॉर डी, अर्थात या तो ये डी यहां हो सकता है, क्लियर और नॉट, या फिर ये डी यहां हो सकता है, हाँ या ना? हालांकि इसमें एक लाइन और अटैच कर दूं, जो कि लाइंस को समझाने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ध्यान दीजिएगा। ई इज द ओनली नेबर ऑफ डी, इसका भी एक अलग मतलब होता है। ई इज द ओनली नेबर ऑफ डी, यानी जो ई है, ये डी का इकलौता पड़ोसी है। हमेशा ध्यान रखा करो बच्चों, ये लाइंस जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो या बताई जाती हैं, तो उस दौरान आपको क्या समझना है। ई इकलौता पड़ोसी है डी का, इट मीन्स जो डी है वो कहीं ना कहीं कॉर्नर पर ही बैठेगा। डी को आप कॉर्नर पर बिठा दोगे और ई को यहाँ रखोगे, तो डी का इकलौता पड़ोसी कौन हुआ? ई, यानी कि जो ये ई है, ये डी का इकलौता पड़ोसी है। अगर मैं इस डी को कहीं मिड में रखूंगा, सपोज करो यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ ई रखें, तो डी के अब दो पड़ोसी हैं, इकलौता ई पड़ोसी नहीं है, एक इधर भी पड़ोसी है और एक इधर भी पड़ोसी है। इट मीन्स जब भी ऐसी कोई लाइन आती है कि ई इज द ओनली नेबर ऑफ डी, दैट मीन्स डी कॉर्नर पर है और उसका इकलौता पड़ोसी कौन है? दैट इज ई। सो इकलौता पड़ोसी केवल और केवल कॉर्नर वाले कैंडिडेट का होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो डी का पड़ोसी कौन है? दैट इज ई। ओके, तो ई अगर इसका पड़ोसी है, तो मैंने यहाँ पर ई को रखा। जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया गया था कि भाई ये जो अपोजिट वाले कैंडिडेट हैं, ये फेस करके बैठेंगे एक दूसरे को। इट मींस ई अगर यहाँ है, देन कंफर्म वी यहाँ होगा। ई का अपोजिट वी होता है, आप जानते हैं, राइट? एंड यहाँ पर भी ई का अपोजिट क्या होगा? वी। ये ऑटोमेटिक इस स्थान पर आ गया, कोई दिक्कत? चले, हमने कौन सी लाइन बना ली? ये वाली लाइन कंप्लीट बना ली है, मैंने इसे हटा दिया, बर्डन हटाते हैं। ठीक, ओके। अब बात करते हैं ये आई सी और क्यू के लिए, क्योंकि यही हमारे पास तीन इंस्ट्रक्शंस बची हैं, राइट? तो आई सी को रखना है मुझे, और सी के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। लेकिन हमें इतना भी पता है कि ये क्यू कहीं ना कहीं इन चार कॉर्नर्स पर से किसी एक में बैठना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एक जगह डी आ गया, लेकिन तीन तीन कॉर्नर तो बचे हैं, हाँ या ना? चले, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं बात को। चलिए एक बात बताओ, क्या मैं क्यू को यहाँ मान सकता हूँ? तो क्यू को यहाँ मान सकते हैं सर, क्यों नहीं मान सकते? चलिए आप यहाँ रख दोगे आई को, सॉरी सी को। ठीक है, सी के राइट में आ गया क्यू। लेकिन प्यारे बच्चों, इसका सी का एक पड़ोसी क्या था? आई था। क्या आप आई रख पाओगे? आप कहोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं सर, दैट मीन्स क्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो क्यू को मैं यहाँ रख लूँ, क्या दिक्कत है? रख सकते हैं ना ये चार पॉइंट पर, हाँ आप रख सकते हैं, लेकिन ये सी के राइट में थोड़ी आ रहा है, सी का तो फेस डाउन साइड है, तो सी का लेफ्ट ये है, ये क्या है? लेफ्ट है, और सी का राइट इधर है, जबकि हमें रखना कहाँ था इसे? सी के राइट में। दैट मीन्स ये सी के राइट में नहीं आ पाया, क्लियर और नॉट? इमीडिएट राइट होना चाहिए था सी के, जो कि हो नहीं सकता, दैट मीन्स क्यू यहाँ भी नहीं होगा। तो अब आपको बताने की जरूरत है क्या? क्यू इन चार पॉइंट्स में से किसी एक पर होना चाहिए था। यहाँ डी है, यहाँ क्यू हो नहीं सकता इन दो जगहों पर, तो ऑब्वियस क्यू अगर होगा तो यहाँ, नहीं तो कहीं नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारे पास एक सिंगल पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स हमने क्यू को यहाँ रखा। क्या हम सी को यहाँ रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। सी के इमीडिएट राइट में कौन आ गया? दैट इज क्यू। और सी का पड़ोसी कौन है? सी का पड़ोसी हमें यहाँ क्लियर तौर पर पता है, दैट इज आई। दैट मीन्स मैं यहाँ पर आई को फिलअप कर सकता हूँ। ठीक,
चलिए इस पॉसिबिलिटी के लिए बात करते हैं, क्या मैं क्यू को यहाँ रख सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर ये सी के लेफ्ट में आ रहा है, हमें चाहिए था राइट में, दैट मीन्स क्यू यहाँ नहीं। क्या मैं क्यू को यहाँ रख सकता हूँ? आप कहेंगे सर अगेन दिक्कत यही है कि ये सी के, अगर हम यहाँ सी रखेंगे तो सी के लेफ्ट में आया, ये राइट में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स क्यू यहाँ भी नहीं। दैट मीन्स कन्फर्म जो हमारा क्यू है वो यही होगा। देन सी को हम यहाँ रखेंगे और सी के पड़ोस में कौन था? दैट इज आई, मैंने आई को रख दिया है। ठीक, अब हमें पता है कि सी यहाँ है तो सी का अपोजिट जो होगा दैट इज एक्स यहाँ होगा, और आई का अपोजिट जो होगा दैट इज आर, आई का अपोजिट आर और सी का अपोजिट एक्स हमने यहाँ रख दिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सी का अपोजिट एक्स यहाँ होगा एंड आई का अपोजिट जो होता है दैट इज आर, ये कैंडिडेट यहाँ होगा। क्लियर और नॉट? While talking about the next scenario, see IC के सेम रो में नहीं है कौन? V। IC कहीं दूसरी रो में है, V कहीं दूसरी रो में है, दैट मीन्स ये पूरी लाइन को हमने कंप्लीटली यूज कर दिया, मैं इसे हटा देता हूँ। क्लियर? ओके, नाउ अब अ लुक, अब हमें क्या रखना है? G और के लिए सिनारियो चूज अप करना है कि G के राइट में सेकंड आना चाहिए K। क्या मैं इस लाइन में इन दोनों लोगों को रख सकता हूँ? नहीं, एक ही प्लेस है, नहीं रख सकते। क्या इस जगह पर मैं रख सकता हूँ? अगर मैं कहीं यहाँ पर ट्राई अप करने की कोशिश करूँ कि चलो लेट्स से कि मैंने जी यहाँ रख दिया तो राइट में सेकंड ये रख पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। क्या मैं यहाँ पर जी रख करके राइट में सेकंड के रख पाऊंगा? जी नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी एक्स आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में मुझे एक कैंडिडेट चाहिए और जी के राइट में चाहिए कौन? के, जो कि पॉसिबल नहीं है इस थर्ड रो में भी। ये रो 4 थी, ये रो 3, ये रो 2, ये रो 1, तो थर्ड रो में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट? तो देखिए ये केवल इसके फिगर के लिए नहीं है, इसमें भी साफ साफ यही सिनारियो बन रहे हैं, यानी कि आप जी और के को इन दोनों में तो रख ही नहीं सकते। ठीक, अब अगर मैं इसे यहाँ सोचता हूँ इन रो 1, तो रो 1 में यहाँ दोनों कैंडिडेट रख दिए जाएंगे लेकिन इनके बीच में कोई एक नहीं आएगा, मीन्स यहाँ भी ऐसा ही है। दैट मीन्स ये कंफर्म हुआ कि ये अगर आएंगे जी और के तो ये आएंगे रो 2 में, लेकिन रो 2 में कहाँ? सी रो 2 में अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो जी को यहाँ रख दें, जी के राइट में सेकंड के यहाँ आ सकता है, लेकिन एक ये भी तो शंका है कि जी अगर मैं यहाँ रख दूं तो जी के राइट में भी तो है ये सेकंड, हाँ या ना? तो दोनों ही एक दूसरे के राइट में सेकंड है, जी के राइट में सेकंड के, या यानी कि आप ये कह सकते हो कि जी यहाँ भी हो सकता है और के यहाँ, अथवा जी यहाँ और के यहाँ, यानी पक्का नहीं पता कि इन दोनों में कौन कहाँ होगा, बट ये होंगे यहीं कहीं। राइट और नॉट? एंड अगर इस सिनारियो में मैं इसी फैक्ट पर बात करूं, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं जी को यहाँ रख सकता हूँ? तो आप कहेंगे जी के राइट में सेकंड सर वी आ रहा है, दैट मीन्स के नहीं आएगा। क्या मैं जी को यहाँ रख सकता हूँ? आप कहेंगे सर जी का राइट यहाँ सेकंड हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। ओके, क्या मैं जी, यहाँ तो ऑलरेडी वी है, चलो क्या मैं जी यहाँ रख सकता हूँ? तो जी का राइट तो इधर होगा, हाँ या ना? दैट मीन्स हम यहाँ कहीं भी ना तो जी हम यहाँ रख सकते, ना हम यहाँ रख पा रहे हैं, ना हम यहाँ रख पा रहे हैं, क्योंकि इसके राइट में सेकंड बनाना था हमें, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर जी यहाँ रख दो राइट में सेकंड, भाई ये राइट में सेकंड नहीं है, ये कैंडिडेट तो डाउन साइड फेस करके बैठा है, तो इसका राइट में सेकंड कहाँ होगा? इधर कहीं होगा। राइट और नॉट? दैट मीन्स ये सिनारियो हमारे लिए गलत हो गया। क्लियर और नॉट? यानी कि ये पॉसिबिलिटी सीधी सीधी गलत हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझते हैं आगे। अब यहाँ पर हम जी और के को कहाँ रखें? लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने गलती से जी को यहाँ मान लिया इस जगह पर, जानबूझ करके। ये आपको पता है कि कहाँ रखने हैं, जी और के में से दोनों आ सकते हैं, लेकिन मैंने गलती से यहाँ मान लिया। अब जी को मैंने यहाँ रखा है, तो जी के सामने कौन होगा? जी का अपोजिट वाला कैंडिडेट, दैट इज टी। हाँ या ना? जी का अपोजिट टी हो गया, चलिए रख लिया। ओके, अब आप एम को कहाँ रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन और थी हमारे पास कि टी के राइट में जितने कैंडिडेट हैं, तो यहाँ टी के राइट में कितने आ रहे हैं? तो टी के राइट में केवल एक कैंडिडेट आ रहा है, हाँ या ना? तो एम के लेफ्ट में, तो एम के लेफ्ट में कितने आने चाहिए? एक ही आना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे। क्लियर और नॉट? एम के लेफ्ट में क्या मैं एम यहाँ रख सकता हूँ? आप कहेंगे सर अगर आपने एम को यहाँ रखा तो एम के लेफ्ट में तो 3 कैंडिडेट हो गए, जबकि हमें लाने कितने थे? केवल एक। दैट मीन्स एम यहाँ तो नहीं हो सकता। और अगर सर आप यहाँ रखते हैं एम, यहाँ एम के लेफ्ट में कोई नहीं है, बकाया 3 राइट में कैंडिडेट हैं, यहाँ पर कोई नहीं, जबकि लाना कितने थे? एक। एम के राइट में देखिए एम के लेफ्ट में एक, और टी के राइट में भी एक ही लाना है आपको, क्योंकि सिचुएशन ये आ चुकी है कि टी के राइट में हमारे पास यहाँ एक कैंडिडेट है। इट मीन्स हमारे एम के लेफ्ट में भी एक कैंडिडेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा। दैट मीन्स आप एम को ना तो यहाँ बिठा पाओगे, ना ही यहाँ बिठा पाओगे, लेकिन एम इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इट मीन्स आपने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया?
आपने यहाँ जी को जो रखा है ये गलत रखा है। इट मीन्स जी यहाँ नहीं आएगा, और अगर जी यहाँ नहीं आएगा देन 100% जी मस्ट बी हियर ओनली। तो मैं यहाँ इसे ऊपर लिख दूं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। जी आपने यहाँ रखा, जी के राइट में सेकंड के, यानी के इस स्थान पर आ जाएगा। और चूंकि हमें पता है कि जी के अपोजिट टी कहाँ था, तो टी अब यहाँ आएगा इस स्थान पर। कन्फर्म? टी मैंने ऊपर लिख दिया, चलो यहाँ लिख देता हूँ। बात तो एक ही है, आप कहीं से भी लिख दो, आपको पता होना चाहिए ये पर्सन टी है। ठीक, मैंने जी के सामने टी को रख दिया। अब जी और टी आमने सामने फेस करके हैं। अब के यहाँ है तो के का अपोजिट कौन होगा? के का अपोजिट आपको पता है पी होता है, दैट मीन्स आप पी को यहाँ रख देंगे। क्लियर और नॉट? पी को यहाँ रखा। एंड अब बात करते हैं जो बकाया हमारे पास टर्म्स बचे हैं। सी, पहली बात तो ये है कि पहले इस चीज को मैचअप करते हैं कि भाई ये एम और टी, क्योंकि हमारे पास टी आ चुका है। देखें तो जरा टी के राइट में, क्योंकि यहाँ मेंशन है टी के राइट, ठीक है ना? टी के राइट में कोई नहीं है, इट मींस एम के लेफ्ट में भी कोई नहीं होना चाहिए। राइट और नॉट? तो एम के लेफ्ट में कहाँ रखूं मैं एम को, जहां पर एम के लेफ्ट में कोई ना हो? अगर मैं गलती से एम को यहाँ रखता, एम के लेफ्ट में कितने कैंडिडेट आते? तीन। दैट मीन्स एम यहाँ नहीं आ सकता। फिर कहाँ बचा? यस, इट इज द ओनली प्लेस। अब देखिए एम के लेफ्ट में कोई नहीं है, क्योंकि इसका फेस कहाँ है? डाउन साइड। मीन्स ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। क्लियर और नॉट? तो एम यहाँ आ गया प्यारे बच्चों। तो अब हमारे पास एक कैंडिडेट बचा है इन चार में से। भाई क्यू हो गया, डी हो गया, एम हो गया, तो एक ही बचा है, दैट इज वाई। वाई ऑटोमेटिक यहाँ इस स्थान पर फिल हो जाएगा। अब बचे हमारे पास दो कैंडिडेट, यानी कि दो केस बचे हैं। राइट, दो जगह हैं, अब इसमें किसको रखें? देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने एच नाम का प्रयोग किया था, यानी एच जो है वो सेम रो में नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो है, लेकिन किसकी सेम रो में नहीं है? के और जी वाली सेम रो में नहीं है। इट मीन्स एच यहाँ नहीं आएगा। फिर अगर एच अगर यहाँ नहीं आता है इस जगह पर, तो फिर तो एच के लिए बकाया जो जगह बची है वो एकमात्र यही जगह बची है। दैट मीन्स आप एच को इस रो में फिल करेंगे, और आपने एच को यहाँ रखा, तो एच का अपोजिट कौन होता है? ये आपको सबको पता है, दैट इज एस होता है। तो आपने एस को यहाँ रख दिया, और इस प्रकार चार कैंडिडेट इस रो के, यानी कि रो 4 कंप्लीट हो गई। रो 3 भी आपके पास चार कैंडिडेट टी एक्स आर एच। रो 2 भी कंप्लीट हो गई, दैट इज जी वी के एस। एंड रो 1 भी कंप्लीट हो गई, और इस प्रकार इस बेहतरीन पजल को आपने कर लिया सॉल्व। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती। तो मेन कंसर्न होता है हमारा इस पजल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक बेहतरीन पजल जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए, तो ये थी पजल नंबर 3। एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक नई पजल और एक बेहतरीन एडवांस लेवल की पजल के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स।